गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो सीरीज या वीडियो श्रृंखला आपके लिए बनाई जा रही है जिससे कि आपकी पढ़ाई ज्यादा सफर न करे, उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो है वो है क्लास बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, पेपर फर्स्ट। और इसमें हम सरोजिनी नायडू की जो पोएम है, बहुत ही पॉपुलर पोएम है इंडियन वीवर्स, उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। यानी बहुत ही पॉपुलर पोएम है और राइटर का भी आप समझ लीजिए, पोएट जो सरोजिनी नायडू वेल नोन नेम है इंडिया में, यद्यपि कवित्री के रूप में इतना नहीं, लेकिन किसी और के कारण जाना भी जाता है। तो सरोजिनी नायडू या सरोजिनी चट्टोपाध्याय बंगाली परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। इसका जन्म हुआ था फरवरी 13, 1879 और डेथ हुई मार्च 2, 1949। उसको उसके नाम से भी जाना जाता है कि भारतीय कोकिला, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत ही महान औरत हुई है और वो एक वर्सेटाइल जीनियस थी, बहुआयामी प्रतिभा की धनी थी। वो एक कवित्री थी, फ्रीडम फाइटर थी, फाइटर फॉर वुमेन राइट्स। यानी शुरुआत में उसने लव मैरिज की थी और इंटरकास्ट मैरिज भी की थी। नायडू से, गोविंद चंद्र राजू नायडू से शादी करने के बाद वो नायडू बन गई थी। एक अच्छी लीडर भी थी, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थी और फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडियन स्टेट गवर्नर थी। She was also the first woman to be the president of Indian National Congress, की पहली महिला अध्यक्ष भी थी इंडिया खास करके। She led an active literary life, साहित्यिक जीवन जिया, and attracted many Indian intellectuals to her saloon in Bombay. बॉम्बे में उसने अपना मकान पर एक कमरा या कह लीजिए बैठक टाइप बना रखी थी, उसमें बहुत से विद्वान इंटेलेक्चुअल लोग आते थे और डिस्कस करते थे विभिन्न समस्याओं को लेकर। उसको बहुत से लोगों के द्वारा बहुत ही महान और कवियों में से एक माना जाता है। उसकी काफी रचनाएं हैं, वो अलग अलग एंथोलॉजी में यानी संग्रह में प्रकाशित हुई। उनमें से जो प्रसिद्ध है, पहली जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये 1905 में पब्लिश हुई, द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में और द ब्रोकन विंग 1915 में पब्लिश हुई। बहुत ही नामचीन लेखिका रही है, ये कह सकते हैं सरोजिनी नायडू। अब आते हैं कविता के बारे में। जो पोएम है जिसका टाइटल है द इंडियन वीवर्स, वीवर्स को जुलाहे जो कि काटते हैं कपड़ा बुनने के लिए, स्पिन करते हैं। ये एक स्मॉल लिरिक है, 3 स्टांजा का और छोटी छोटी 4 लाइन में, टोटल 12 लाइन की पोएम है। ये फोक सॉन्ग सेक्शन जो है इस गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 पब्लिश हुई थी, उसमें से लिया गया है। ये जो पोएम बहुत ही कह लीजिए एलिगरी है। एलिगरी का मतलब इसमें एक हिडन मीनिंग है, एक सरफेस मीनिंग है। हिडन मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कह सकते हैं सिंबॉलिक है। तो इट सम्स अप द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ इन 3 मेन स्टेजेस बाय यूजिंग सिंबल्स। 3 जो आदमी की स्टेजेस है इस धरती पर जीवन काल में, उनको उसने प्रस्तुत किया है सिंबल का प्रतीक करके। किसी चीज के सिंबल जैसे कपड़े, समय का, दिन का प्रभाव, जैसे प्रभात है, दिन उग रहा है, दोपहर में अपनी चरम सीमा पर है और शाम को दिन समाप्त हो जाता है। वही जन्म, जवानी और मृत्यु। द जर्नी ऑफ लाइफ बिगिंस विद वन कलर। जो जर्नी है हमारे जीवन का शुरुआत एक ही कलर से होती है, ब्लू से, which means joy and happiness, खुशियां, जिसका मतलब होता है। It continues with an addition of a number of colors, green and purple। मतलब फिर बीच बीच में दूसरे रंग भी आ जाते हैं, जीवन के रंग हैं जिनमें कह सकते हैं which means sorrows also enter into life along with happiness। खुशियों के साथ साथ दुख भी आते हैं और लाइफ बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है फर्स्ट स्टेज की तुलना में सेकंड स्टेज में यानी युवावस्था में। और जो फाइनल जो स्टांजा है वो कहते हैं ऑल कलर्स वेनिश, सब डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और एक ही कलर बचता है और वो कलर है
सफेद, व्हाइट। इसका मतलब ये होता है कि जो जिस जीवन से हमारे इमोशन कनेक्ट रहते हैं, और जब पर्सन खत्म तो इमोशन भी खत्म हो जाते हैं। प्रत्येक स्टांजा में 4 लाइनें, जैसे कि शुरू में बताया, 4 लाइनों में 2 लाइनों में पर्सन है और बाकी की 2 लाइनों में उसका उत्तर दिया हुआ है। वीविंग एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन माना जाता है इंडिया में। कबीर भी वीवर था, और वीवर्स जो है उनको फोक कैरेक्टर के रूप में गाते रहते हैं। अच्छा चित्रित किया गया है बहुत से कवियों द्वारा। जो कवित्री ने जो है बहुत ही निपुणता पूर्वक जो सिंप्लिसिटी और टिल्टिंग म्यूजिक है फोक सॉन्ग का, उसको मेंटेन किया है। जो इसमें यद्यपि सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, ए रिच टेक्सचर हैविंग लेयर्स विद इन लेयर्स ऑफ मीनिंग, यानी ऐसे एक मीनिंग के अंदर दूसरा मीनिंग, यानी ऊपरी तौर पर तो बहुत छोटी सी पोएम है, लेकिन इसके अर्थ बहुत गहरे हैं। तो जैसे हम अब पोएम के एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, ये सारे जो स्टार्टअप दिखाई दे रही है 12 लाइनें, ये इसी पोएम है। तो लेखिका कैसे शुरू करती है, कवित्री कहती है, वीवर्स, शी इज एड्रेसिंग वीवर्स, द पर्सन जो स्पिनिंग का काम करते हैं, रुई से धागा बनाते हैं। वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे का मतलब दिन की शुरुआत में वो वीव कर रहे हैं, काट रहे हैं। वो पूछते हैं, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, इतना खुशी वाला गे कलर का, ब्लू कलर की सेंस में आ जाता है कि आप इतने खुशी से क्या बुन रहे हो, क्या काट रहे हो। ब्लू, देखिए सिमिली, देखिए इस पोएम में सिमिली भी काफी अच्छी। ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्कोन वाइल्ड, हेल्कोन एक पक्षी होता है, बहुत ही नीले कलर की गर्दन होती है, उसको नीलकंठ भी कहते हैं। उसका जैसे नीले कंठ का जो नीला रंग है, बिल्कुल वैसा रंग का आप काट रहे हो, बुन रहे हो कपड़ा। तो वो उत्तर देते हैं व्यूअर्स, वी वीव द रोब्स ऑफ ड्रेस, कपड़े ऑफ ए न्यू बोर्न चाइल्ड, यानी हम एक नए नवजात शिशु जिसका जन्म अभी अभी हुआ, उसको बुन रहे हैं। अब इसको देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, पहले इसमें यानी ये कौन सी है, यूथ एज है। In the first stanza, the poet asks the weavers why they are weaving clothes early in the morning. सुबह सुबह क्यों कपड़े बुन रहे हैं? Which seems to be quite beautiful and charming. बहुत ही सुंदर कपड़े लग रहे हैं, charming लग रहे हैं। The clothes are blue as the wing of a halcyon wild. Halcyon wild के जैसे नीले कलर का है ये। Halcyon is the other name of the kingfisher. कोई नीलकंठ बोलते थे, उसका दूसरा नाम। इतना नीले रंग का आप क्यों बुन रहे हो? The wings of the kingfishers are bright blue in color. Bright blue होते हैं कलर में, बहुत चमकीले। In addition, blue color also symbolize loyalty. Blue color का मतलब वफादारी भी होता है। The blue color thus symbolize something beautiful and precious. कोई वफादारी बहुत कीमती चीज है, तो इस किस चीज का प्रतीक होगा? सुंदर और प्रीसियस चीज का। Hence, in this stanza, the clothes weaved by the weavers are quite special, and this is why the poet is curious to know about them. तो विशेष प्रकार के कपड़े लगते हैं, इसलिए कवित्री उनसे पूछती है कि भाई तुम ऐसा क्यों बुन रहे हो? और द इंडियन वीवर्स रिप्लाई, और जो वो इंडियन वीवर्स उत्तर देता है, we weave the robes of a newborn child, that is they are weaving the beautiful dress of a young man who has just came into the world, जो अभी अभी इस दुनिया में आया हो, हम उसकी कपड़े बुन रहे हैं। तो in this stanza, number of images are used to describe the first stage of human life, like break of day, garment so gay, and blue as the wing of helicons wild. ये जो images हैं, इनसे बताया कि जीवन की शुरुआत का बात हो रही है। This stage is full of happiness and freshness. खुशियों से, तरोताजी से भरपूर होती है, hope, beauty, etc. There is no sorrow in this stage. इस स्टेज में, पहली स्टेज में कोई दुख नहीं है। अब हम करते दूसरा स्टांजा। दूसरा स्टांजा में वही चीज, पहले 2 स्टांजा में पर्सन और 2 में उत्तर। तो वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, तो शाम के समय तुम, रात होने वाली हो उससे पहले तुम क्या बुन रहे हो?
Why do you weave a garment so bright? इतना चमकीले रंग का कपड़ा आप क्यों बुन रहे हो? Like the plumes of a peacock, इतना रंगीला जैसे मोर के पंख होते हैं. Purple and green, जिसमें थोड़ा बैंगनी और हरा रंग है. तो उत्तर देते हैं we weave the marriage veils of a queen, कि हम रानी के मैरिज वेल को यानी कि पर्दा यानी घूंघट या उसकी शादी का कपड़ा बुन रहे हैं. अब ये शादी या जीवन की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, तो उसके बारे में बात हो रही. तो देखिए इसमें क्या कहता है. इन द सेकंड स्टैंजा, तो दूसरे स्टैंजा में द पोएट अगेन मीट्स द इंडियन वीवर्स. वो तो हो ही रही है दोनों में. इंडियन वीवर से फिर कवित्री मिलती है और वो कहती है कि तुम जो है ये क्यों काट रहे हो या बुन रहे हो. दिस टाइम ड्यूरिंग द फॉल ऑफ नाइट के समय. इट प्रोबेबली रेफर्स टू द इवनिंग और डस्क टाइम. फॉल ऑफ नाइट और शाम या डस्क मतलब गोधूली का वक्त. व्हेन द सन सेट्स एंड डार्कनेस पेव्स द वे, और अंधेरा अपना रास्ता करता है. मोreover it is also the time during which most of the Indian marriages take place. क्योंकि शाम का समय लगभग शाम के समय ही अधिकतर भारत में शादियां होती है. The poet questions the weavers why they weave a garment bright like the plumes of a peacock, purple and green. अब वही पर्सन बार वो तो the garment at this time is bright, थोड़ा चमकीला and full of colors like feathers of a peacock, मोर के पंख जैसे रंगों से भरपूर है. Unlike the one color blue during the morning time, सबकी सुबह सुबह एक ही रंग का था, अब अलग अलग रंगों का विभिन्न रंगों का भरपूर है. The weavers reply that they weave the marriage veils of a queen, रानी के शादी का घूंघट कर रहे हैं. Thus referring to the second or in other words adult stage of life. और जीवन का कौन सा स्टेज की बात होगी? एडल्ट स्टेज की बात होगी. During this stage humans are quite active, बहुत सक्रिय रहते हैं मानो. They love each other, get married and quest, सर्च करते for a better and prosper life की सर्च करते हैं. The colors purple and green symbolize sorrow and happiness or struggle or ease. ये दोनों चीजें हैं, दुख और सुख दोनों का प्रतीक है ये ग्रीन और पर्पल कलर. In one's adult stage, these all colors or ups and downs of life make the adulthood bright. ये जीवन में उतार चढ़ाव है, ये जीवन को बड़ा ही ब्राइट बनाते हैं. अब जो तीसरा स्टैंजा उसमें फिर वो कवित्री की मुलाकात उनसे होती है. वो कहती है वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल. रात का समय, बहुत तेज रात, अंधेरी रात होने वाली है, 12 बजे रात के. तो इस वक्त बिल्कुल शांत स्वभाव से वो बुन रहे हैं. What do you weave in the moonlight? की चंद्रमा की ठंडी रात में आप क्या बुन रहे हैं? White as a feather, पंख जैसे सफेद होता है उस तरह सफेद रंग का. And white as a cloud, और वैसा सफेद जैसा बादल सफेद होता है. तो उत्तर देते हैं we weave a dead man's funeral shroud. श्राउड कफन. हम एक मृत व्यक्ति के कह सकते शव यात्रा के लिए उसका कफन सिल रहे हैं या बना रहे हैं, बुन रहे हैं. यानी जो थर्ड स्टेज है इन द फाइनल स्टैंजा, द पोएट फाइंड्स द वीवर्स सोलम एंड स्टिल, थोड़ा गंभीर. दे आर क्वाइट सोरोफुल, दुखी हैं. ग्रीव्ड वही दुखी, एंड साइलेंट और शांत है. दे आर वीविंग समथिंग वियर्ड, बड़ी अजीब सी चीज बुन रहे हैं. In the moonlight chip, that is in the dead of the night, which is जो night हो white as a feather and white as a cloud, that is colorless, lifeless जो चीज है उसको वो बुन रहे हैं इस समय. As the poet fails to figure out what it is, the clothing क्या है ये कपड़ा समझ नहीं पाती कवित्री. And why they are sorrowful and silent, और उसके जो viewers है इस वक्त क्यों sorrowful और silent है. She asks them what are they weaving rather than they weaving. इसलिए they are why are, जैसे पहले दो स्टैंजा में why वर्ड है, इसमें what are they weaving शब्द का इस्तेमाल किया गया. तो वीवर्स जो है जैसे पहले स्टैंजा में उत्तर दिया उसी तरह से अब भी उत्तर देते. They reply that
वो सब उत्तर देते हैं कि भाई जो आप बात कह रहे हैं वो चीज rather they reply that they are weaving shroud one cloth put on the dead one in kafan for a dead person के लिए वो कफन बुन रहे हैं. Thus the third and the final stage is death which is emotionless and lifeless. जो कि मृत्यु है वो emotionless होती है, lifeless होती है, like a white cloud और feather की तरह. In this way the life which begins with life, joy, hope and etc. जो जीवन खुशियों से शुरू होता है ends with sorrow and grief. और दुख के साथ वो समाप्त होता है. इस प्रकार कवित्री ने 12 लाइनों में सिंबल का प्रयोग करते हुए बहुत ही जीवन की पूरी जर्नी को व्यक्त कर दिया है. थैंक यू वेरी